हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीएससी 2023 के टॉपर्स की मेंस आंसर राइटिंग देख रहे हैं। इस क्रम में आज देखेंगे जतिन कुमार की मेंस की आंसर राइटिंग। ये GS2 का पेपर रहता है। इनकी ऑल इंडिया रैंक रहती है 364 और ये हिंदी मीडियम से रहते हैं। इनकी कॉपी का फुल एनालिसिस देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन संविधान के साथ एक छल तथा लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का विध्वंस है, प्रमाणित कीजिए। तो इसके क्रम में आंसर लिखते हैं जतिन कुमार जी। देखो, यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग में सबसे पहले रहता है इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी प्रस्तावना का। उसके बाद में मेन थीम रहती है, किस विषय में ये प्रश्न पूछा गया है। देन उसके आपके खामियां होती हैं, चैलेंजिंग पॉइंट। और फिर चौथे नंबर में हम लिखते हैं कि इसको कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है या इसमें क्या ऐसे बिंदु हैं जिससे ये आगे की राह बताई जा सके कि इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है। तो ये 4 पॉइंट देखते हैं हर क्वेश्चन में। अगर ये चारों पॉइंट लिखे जाते हैं तो अभ्यर्थी को 10 में से 4-5 नंबर आसानी से गेन हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी में आपके 10 में अगर 5 नंबर भी मिल जा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जतिन कुमार जी लिखते हैं, अध्यादेश से आशय राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 अथवा राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 प्रख्यापित ऐसे आदेश हैं जो कानूनी रूप में किसी अधिनियम के समान होता है, किंतु संसद के किसी सदन में सत्र में नहीं होने अथवा दोनों सदनों के सत्र में न होने पर प्रख्यापित किया जाता है। तो ये प्रस्तावना का पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, काफ़ी इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। फिर आगे ये लिखते हैं, अध्यादेश की प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा अध्यादेश 6 महीने या संसद के रूप सदन में रखने पर 6 सप्ताह में पास किया जाना जरूरी, अन्यथा समाप्त हो जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, कानून की तरह होता है ये। चौथे पॉइंट में लिखते हैं, पूर्व समय से भी लागू किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है, संविधान संशोधन है तो अध्यादेश नहीं। छठे पॉइंट में है, मंत्रिपरिषद द्वारा परामर्श के आधार पर संभव हो सकता है। और सातवां पॉइंट ये लिखते हैं, बिना सदन के पटल पर अध्यादेश रखे पुनः अध्यादेश जारी करना संविधान के खिलाफ। ठीक है। फिर इसमें आगे ये लिखते हैं, अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन संविधान के साथ छल अथवा लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का विध्वंस। ये क्वेश्चन रहता है। इसमें ये आगे पॉइंट लिखते हैं, की पॉइंट इसके हैं, ये लिख सकते थे कार्यपालिका द्वारा विधायन, जबकि ये विधायिका का कार्य है। केवल अध्यादेश के आधार पर सरकार चलाने की कोशिश की जाती है। दूसरा पॉइंट है, केवल मंत्रिपरिषद की सहमति, सभी विधायकों अथवा सांसदों की सहमति नहीं होती है। ठीक है पॉइंट। संविधान की मूल भावना के विरुद्ध होता है ये। सदन में गहन चर्चा का अभाव रहता है। पांचवा है, विस्तृत वर्णन एवं दोष का समाधान असंभव हो जाता है। संसदीय समितियों की अनदेखी की जाती है। और DC वधावा बनाम बिहार राज्य के SC ने इसे संविधान के विरुद्ध माना है। फिर ये कंक्लूजन में लिखते हैं, अतः अध्यादेश को प्रख्यापित करना केवल विशेष परिस्थितियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त खिड़की है, जिसे उत्तरदायी तरीके से देश से विकास में सहयोग करना चाहिए। तो ये भी आपका काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इनको 4 नंबर मिल रहे हैं 10 में से। ठीक है, तो ये ठीक माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मूल संरचना का सिद्धांत आवश्यक व वांछनीय दोनों है, कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जतिन जी लिखते हैं, मूल संरचना भारतीय संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है। इसका वर्णन मुख्यतः केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। ठीक है। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय मूल संरचना के तत्वों को बढ़ाता रहा है। फिर आगे है, इन्होंने मूल संरचना के बारे में देखो बताया है, लोकतंत्र, समाजवाद, संघवाद, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा। ठीक है। इसके आगे लिखते हैं, ये मूल संरचना का विकास सिद्धांत आवश्यक क्यों है। पहला पॉइंट में देते हैं, ताकि कोई भी सरकार संविधान में आमूल-चूल एवं मनमाने तरीके से परिवर्तन न कर सके। जैसे उदाहरण, धर्मनिरपेक्षता इसमें समाप्त नहीं की जा सकती है। संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए, जैसे कि उदाहरण देते हैं, संविधान के मूल तत्वों की रक्षा।
तीसरा पॉइंट जतिन जी लिखते हैं, सरकार के सभी अंगों में कार्यों का स्पष्ट पृथक्करण बना रहे एवं अतिव्यापन न हो, जैसे कि एनजेएसी को न्यायपालिका द्वारा गैर संवैधानिक घोषित करना। मूल संरचना वांछनीय क्यों है, ये लिखते हैं, मूल संरचना पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये मूल संरचना सर्वोच्च न्यायालय अपने अनुसार वादों के आधार पर परिवर्तन करती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की अधिक शक्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। फिर कंक्लूजन में लिखते हैं, अतः मूल संरचना हालांकि संविधान में वर्णित नहीं है, किंतु भारतीय संविधान के प्रत्येक तत्व का इससे प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता जुड़ाव है, जिसे सरकार के तीनों अंगों द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। यहाँ पे इनको 10 में से 4 नंबर मिलते हैं। तीसरा पॉइंट ये क्वेश्चन लिखेंगे, भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रासंगिकता तथा भारत में आर्थिक व सामरिक हितों के संवर्धन में इनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। जतिन जी लिखते हैं, प्रवासी समुदाय से आशय उन लोगों से है जो न्यूनतम 1 वर्ष एवं अधिकतम 7 वर्ष तक भारत की नागरिकता रखते हुए विदेशों में रहते हैं। ये लोग समय समय पर भारत में आते रहते हैं। तो ये प्रस्तावना का पार्ट काफ़ी ठीक है, सटीक जानकारी इन्होंने दी है। भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रासंगिकता क्या रहती है? विश्व भर में भारतीय संस्कृति एवं इतिहास का प्रवास, भारतीय विचारधारा का प्रवाह, भारतीयता एवं वसुधैव कुटुंबकम की धारणा और विदेशी संबंध निर्धारण में अहम योगदान रहता है। फिर ये पॉइंट लिखते हैं, भारत के आर्थिक हितों के संवर्धन में भूमिका से संबंधित पॉइंट है। प्रवासियों द्वारा रेमिटेंस भेजना, भारत में सर्वाधिक 111.2 बिलियन डॉलर। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि और विदेशी लोन एवं बहुपक्षीय संस्थानों से लोन दिलाने में विश्वसनीय योगदान, जैसे कि विश्व बैंक या IMF। फिर आगे हेडिंग लिखते हैं, सामरिक हितों के संवर्धन में इसकी भूमिका क्या रहती है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रोत्साहन, जैसे भारत UAE के हाल ही में बढ़ते संबंध। दूसरा पॉइंट लिखते हैं जतिन जी, भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उपस्थिति। तीसरे पॉइंट में वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान एवं आपसी संबंध स्थापित करने में बेहतर समन्वय। चौथा पॉइंट है, इसमें उदाहरण ये देते हैं, उदाहरण में भारत और अमेरिका का संबंध। चौथे पॉइंट में लिखते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया में प्रवासी भारतीय चीन की वन बेल्ट वन रोड का विरोध करना। और कंक्लूजन में लिखते हैं, भारतीय डायस्पोरा विश्व के सभी कोनों में फैला हुआ है, जिसके योगदान को देखते हुए भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है एवं PIO व OCI जैसे कार्डों पर भी जोर दिया जाता है। 4.5 नंबर मिले हैं 10 में, ये गुड है इनका। तो काफ़ी इन्होंने ठीक सटीक जानकारी दी है। दोस्तों, इस लेक्चर में इनके 5 क्वेश्चन पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो ये चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं एक अनूठा मंच है जिसे देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को स्वतः संज्ञान में लेने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस संदर्भ में राष्ट्र के पर्यावरण शासन में NGT के महत्व का विश्लेषण कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जतिन कुमार इसका उत्तर लिखते हैं, NGT की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर अपना निर्णय सुनाने के लिए किया गया था। यहाँ पर NGT की निर्माण का वर्ष भी लिख सकते थे कि कब ये NGT की स्थापना हुई थी। आगे ये लिखते हैं, इसका संगठन में न्यायिक सदस्य, गैर न्यायिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य 3 प्रकार के इसमें मेंबर होते हैं। न्यायिक सदस्य में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ये अध्यक्ष रहते हैं और अन्य सदस्य इसमें रहते हैं। ठीक है। गैर न्यायिक में सिविल समाज संगठन, प्रशासनिक अधिकारी, NGO आदि सम्मिलित होते हैं। NGT का कार्य क्षेत्र ये पॉइंट वाइज बताते हैं, जल संरक्षण अधिनियम, वायु संरक्षण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और जल संचयन अधिनियम 1977। पर्यावरण शासन में NGT का महत्व बताते हैं, सरकार के किसी कानून या नीति निर्माण पर सरकार को परामर्श प्रदान करना। उदाहरण, नवीन वन संशोधन विधेयक। सही है ये। पर्यावरण मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेना, जांच का आदेश एवं निर्णय क्रियान्वयन प्रक्रिया।
काफ़ी सटीक लिखे हैं। पर्यावरण के हानि पहुंचाने वाली योजनाओं पर रोक का आदेश लगाता है। चौथा पॉइंट है न्यायालयों पर कम बोझ एवं तीव्र निर्णय प्रक्रिया जिससे समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। पांचवा पॉइंट है पर्यावरण को होने वाली हानि अथवा लोगों को क्षति का पुनर्भरण का आदेश। कंक्लूजन पॉइंट में लिखते हैं एनजीटी अपने कार्य में पर्यावरण को बचाने प्रभावकारी सिद्ध हुआ है, किंतु एनजीटी को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने एवं इसके विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। तो ये गुड इनको मिला है, 4 नंबर मिलेंगे आउट ऑफ 10 में। अब देखेंगे 5वां क्वेश्चन, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। भारत में न्यायिक सक्रियता का महत्वपूर्ण योगदान एक सुरक्षा वाल्व तथा यह विश्वास प्रदान करना है कि न्याय पहुंच से परे नहीं है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जतिन लिखते हैं इसमें न्यायिक सक्रियता के आशय न्यायालयों द्वारा सरकार के किसी अंग द्वारा असंवेदनशीलता प्रकट करने अथवा जनोपयोगी कार्य पर ध्यान न देने पर हस्तक्षेप करके न्याय सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पे परिभाषा इनको लिखनी चाहिए थी, ये बताया गया है। और अपने कार्य क्षेत्र इसमें बढ़ावा दिखाना चाहिए। ठीक है, कार्य क्षेत्र के बाहर भी इसमें कार्य किया जाता है, तो ये भी लिख सकते थे इसमें। तो ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये संपूर्ण नहीं है, इसमें और भी लिखा जा सकता था। फिर आगे जतिन लिखते हैं न्यायिक सक्रियता का प्रभाव। संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध किसी भी कानून अथवा नियम को गैर संवैधानिक घोषित करना, जैसे अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के विरुद्ध होने पर। तो यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर दिखा सकते थे। दूसरा पॉइंट है समाज को न्याय की सुलभता, जैसे पीआईएल की संकल्पना। कोई भी जनमानस पीआईएल दाखिल कर सकता है, ठीक है, या दायर कर सकता है। तीसरा पॉइंट है विधायिका का कार्यपालिका के कार्यों में सकारात्मक हस्तक्षेप होना चाहिए। चौथे पॉइंट में लिखते हैं संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना, जनता द्वारा तंत्र में विश्वास वृद्धि, सभी अंगों की जवाबदेहिता सुनिश्चित कराना। न्यायिक सक्रियता से न्यायिक ओवररीच, ये इसमें इन्होंने लिखा है न्यायालयों द्वारा सरकार के विधि निर्माण में अनावश्यक हस्तक्षेप। उदाहरण के लिए न्यायालय तृतीय सदन की भांति है। शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत का विरोध। तीसरा पॉइंट है न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ। उदाहरण 5 करोड़ केस पहले ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। न्यायालय विधि एवं संविधान की व्याख्या में सक्षम, जबकि हर प्रकार की कानून की व्याख्या में योग्यता संभव नहीं है। अतः न्यायपालिका को अपने क्षेत्रीय परिधि में कार्य करते हुए लोगों की भलाई के लिए अग्रसर रहना चाहिए। ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक इन्होंने लिखा है। इनको आउट ऑफ 10 में 4 मार्क्स यहाँ पर भी मिल जाते हैं, तो ये आपके अच्छे मार्क्स माने जा सकते हैं। अब इनका देखते हैं कि जो एग्जामिनर है उन्होंने इनके बारे में क्या लिखा है, उस पर टिप्पणी देखते हैं। समग्रता में आपका प्रश्न पत्र हल करने का तरीका शानदार है। डाटा फैक्ट्स मैप प्रोबेबिलिटी का बखूबी प्रयास किया गया है। ठीक है, ये एग्जामिनर इनके बारे में लिखा गया है। फिर है एकाध प्रश्न में ज्ञान का अभाव यथा पैरा डिप्लोमेसी। आप बहुत शानदार तरीके से पेपर को अप्रोच कर रहे हैं, इसे बनाए रखें। ठीक है, यू आर डूइंग वेल, कीप इट अप। ठीक है, बेस्ट विशेस। तो ये इनका मतलब मूल्यांकन किया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। इससे आप अपने आंसर राइटिंग में सुधार ला सकते हैं। यही प्रयास इस चैनल का रहा है। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।